अगर कोई आपसे कहे कि एक मैसिव 5 स्टार होटल है हम्म। और वही सेम होटल एक पूरे शहर के लिए सबसे बड़ा वाटर टावर भी है, हाँ। तो मतलब सब कुछ वहीं से चल रहा है। हाँ, एकदम सेंटर पॉइंट हो गया वो। बिल्कुल। हाँ। अब सोचिए कि एक बुलडोजर उस होटल को गिराने के लिए तैयार खड़ा है, हम्म। क्योंकि वहां कोई नया सिविक प्रोजेक्ट बनना है। हाँ, ऐसे में कोई भी यही चाहेगा ना कि कोई कोर्ट आए और तुरंत उस बुलडोजर को रोके। सही बात है। कोई क्यों ही ऐसे जरूरी स्ट्रक्चर को गिरने देगा। तो आज की इस चर्चा में हम यही बात करने वाले हैं, हम्म। क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड में बिल्कुल यही हुआ है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी में एक सिविक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए ओक, जिसे स्थानीय लोग बंच कहते हैं, उन पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हाँ, और ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल के बाद ये आदेश आया। और देखिए, इस केस की सबसे दिलचस्प बात कानूनी धाराएं नहीं है। अच्छा, तो फिर और क्या है इसमें? दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट का ये ऑर्डर सिर्फ कुछ खूबसूरत पेड़ों को बचाने के बारे में नहीं है। ये ऑर्डर दरअसल पहाड़ों के उस अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इशारा कर रहा है जिसके बिना हिमालयन इकोसिस्टम शायद पूरी तरह कोलैप्स कर जाए। यही तो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्योंकि देखिए, आमतौर पर सिविक या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए क्लियरेंस मिली जाती है। हाँ, अक्सर मिल जाती है। कहा जाता है कि भाई यहाँ से पेड़ काट लीजिए और बदले में कहीं और नए पौधे लगा दीजिए, कॉम्पेंसेटरी प्लांटेशन जिसे कहते हैं। सही पकड़ा आपने। पर इस मामले में कुछ और ही हुआ। वही ना। हम्म। इस केस में कोर्ट ने एसेंशली ये कहा है कि नहीं, ये विशेष पेड़ अनटचेबल हैं, इन्हें छुआ ही नहीं जा सकता। हम्म। तो आज के इस डीप डाइव का मुख्य मकसद यही है। हम आज सोर्सेज और अपने रिसर्च के जरिए ये गहरा विश्लेषण करेंगे कि आखिर इस हिमालयन ओक में ऐसा क्या खास है। बिल्कुल। ऐसा क्या है कि पूरे कानूनी सिस्टम को बीच में आकर इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने पड़े? इसका जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले इन पेड़ों के फंक्शन को, उनके काम को देखना होगा। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? देखिए, हमारे सोर्सेस सबसे पहले जिस चीज़ पर बहुत जोर देते हैं वो इनका हाइड्रोलॉजिकल सपोर्ट है। आसान शब्दों में कहें तो ये पेड़ माउंटेन स्प्रिंग्स को यानी पहाड़ी झरनों को रिचार्ज करते हैं। पर आमतौर पर लोग इस प्रोसेस को थोड़ा गलत समझ लेते हैं। मैं खुद वही सोच रहा था। मतलब, पहाड़ों में पानी तो या तो बारिश से आता है या फिर बर्फ पिघलने से। हाँ, सोर्स तो वही है। तो एक पेड़ आखिर एक झरने को रिचार्ज कैसे कर सकता है? वो पेड़ अंदर से पानी थोड़ी प्रोड्यूस कर रहा है। सही सवाल है। पेड़ खुद पानी प्रोड्यूस नहीं करता, पर वो उस पानी को रुकने और जमीन के अंदर उतरने का रास्ता जरूर देता है। सोच कर देखिए, अगर एक पहाड़ पर पेड़ नहीं है तो तेज बारिश का पानी सीधे ढलान से नीचे बह जाएगा। हाँ, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। और उसके नतीजे क्या होंगे? फ्लैश फ्लड्स आएंगे, मिट्टी कटेगी और जो पानी रुका होना चाहिए था वो बस गायब हो जाएगा। लेकिन ओक का जंगल एक तरह से एक जाइंट जियोलॉजिकल स्पंज की तरह काम करता है और इसका सीक्रेट इनके आर्किटेक्चर में छुपा है। आर्किटेक्चर? पर पेड़ों का कैसा आर्किटेक्चर? खास तौर पर फॉरेस्ट फ्लोर का आर्किटेक्चर, यानी जंगल की जमीन का हिस्सा। अच्छा, आप जड़ें यानी रूट्स की बात कर रही हैं यहाँ पर। रूट्स तो इसका बस एक हिस्सा है। ओक की जड़ें वैसे बहुत गहरी और फैली हुई होती हैं जो पहाड़ की मिट्टी को फिजिकली बांध के रखती हैं। पर असली मैजिक इनकी पत्तियों में है। पत्तियों में? वो कैसे? ओक के पत्ते बहुत चौड़े होते हैं और हर साल भारी मात्रा में झड़ते हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं। तो इनके इकट्ठा होने से फॉरेस्ट फ्लोर पर एक बहुत मोटी एक स्पंजी ऑर्गेनिक लेयर बन जाती है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। ओ, समझ गया। तो जब मानसून की भारी बारिश इस जंगल पर गिरती है तो पानी ढलान से सीधे नीचे बहने के बजाय इस मोटी लीफ कुशन में ट्रैप हो जाता है, एक तरह से सोख लिया जाता है। एकदम सही कहा। ये स्पंज उस बारिश के पानी के इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो पानी धीरे धीरे उन रास्तों से जमीन के अंदर पर्कुलेट करता है जो ओक की गहरी जड़ों ने बनाए होते हैं। और फिर ये अंडरग्राउंड चला जाता होगा। है और सूखा पड़ने लगता है। तब यही स्टोर्ड पानी धीरे धीरे माउंटेन स्प्रिंग्स या झरनों के रूप में पहाड़ों से बाहर आता है। अरे वाह, ये तो एकदम क्लियर हो गया। अगर हम वो ओक लीफ लेटर और रूट स्ट्रक्चर को वहां से हटा दें तो पानी ट्रैप ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। वो सब बह जाएगा और ड्राई सीजन आते ही जो वाटर टावर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो पूरी तरह से सूख जाएगा। ये तो चलिए पानी की बात हुई।
लेकिन हमारे सोर्सेज इस जंगल को बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा हब भी बताते हैं। हाँ, पानी के अलावा इनका एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल रोल है। रिसर्च में एक टर्म यूज हुआ है, लेयर्ड माइक्रो हैबिटेट्स, जिसे मैं शुरू में एक 5 स्टार होटल कह रहा था, है ना। मतलब एक ऐसी जगह जहां एक ही पेड़ के अंदर अलग अलग मंजिलों पर पूरी एक अलग अलग दुनिया बसी हुई है। ये 5 स्टार होटल का कंपैरिजन सच में बहुत सटीक है। देखिए, ओक ट्री का आकार आमतौर पर बहुत विशाल होता है। इसकी ब्रांचेस बहुत दूर तक फैली होती हैं। एकदम छतरी की तरह। हाँ, और इसकी वजह से एक अकेले पेड़ पर ही अलग अलग क्लाइमेट जोन्स बन जाते हैं। जैसे जमीन के पास जहाँ धूप कम आती है और मॉइस्चर ज्यादा होता है, वहाँ मॉसेस और फर्न्स थ्राइव करते हैं। ये मान लीजिए उस होटल का बेसमेंट है। अच्छा, ये बेसमेंट हो गया। और जैसे जैसे हम पेड़ के ट्रंक के ऊपर बढ़ते हैं, फिर क्या बदलता है? ट्रंक यानी जो ओक की चाल होती है, बाक, वो बेहद खुरदुरी और डीप फरोज वाली होती है। इस खुरदुरेपन में क्या होता है कि हवा में उड़ती हुई धूल, मॉइस्चर और झड़ते हुए पत्ते अटक जाते हैं, वहां फंस जाते हैं। हाँ, और वहां पेड़ के ट्रंक पर ही मिट्टी के छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं। फिर उन पैचेस में ऑर्किड्स और एपिफिटिक प्लांट्स अपनी जड़ें जमा लेते हैं। एक सेकेंड, एक जिंदा पेड़ के ट्रंक के ऊपर वर्टिकल सॉइल पैचेस बन जाते हैं। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। मतलब पेड़ के ऊपर ही मिट्टी की लेयर बन रही है ना? पर कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती। जब आप और ऊपर कैनपी तक पहुंचते हैं तो वहां फुल सनलाइट होती है। वहां फूलों वाले पौधे और थिक फोलिएज मिलते हैं। तो वहां अलग तरह के जीव आते होंगे। बिल्कुल। ये वर्टिकल मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर इतना रिच है कि ये बड़े वन्य जीवों को भी अट्रैक्ट करता है, जैसे हिमालयन लैंगूर्स, एशियाटिक ब्लैक बेयर्स और जेज जैसे पक्षी। ये सब इस कैनपी पर पूरी तरह निर्भर करते हैं। और इस होटल के रेस्टोरेंट में मेन्यू का सबसे बड़ा आइटम शायद एकॉन्स होंगे, जो ओक के नट होते हैं, जिसे फल भी कह सकते हैं। सही बात है। एकॉन्स इन जानवरों के लिए ना एक हाई एनर्जी फूड पैकेट्स का काम करते हैं। रेड जायंट फ्लाइंग स्क्विरल्स और बेज, ये सब सर्दियों के लिए अपने फैट रिजर्व्स बनाने के लिए इन एकॉन्स पर हेवीली रिलाई करते हैं। क्या बात है, पूरा इकोसिस्टम एक ही पेड़ पर चल रहा है। लेकिन इस होटल में ना एक अंडरग्राउंड स्टाफ भी है, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। अंडरग्राउंड स्टाफ? आप किन की बात कर रही हैं? ओक के पेड़ के नीचे की मिट्टी में जो जीव होते हैं, स्नेल्स, मिलीपेड्स और अरबों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दिन रात काम कर रहे होते हैं। ओ, जो उस ह्यूमस या लीव्स को ब्रेक डाउन करते हैं। हाँ, ये उस लीफ लिटर को लगातार ब्रेक डाउन करते हैं और मिट्टी को रिच बनाए रखते हैं। ये एक पूरी तरह से एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है। देखिए, अगर ये एक पेड़ या एक प्रजाति इकोसिस्टम के लिए इतना बड़ा हैवी लिफ्टिंग कर रही है, मेरा मतलब पानी भी रोक रही है और पूरा होटल भी चला रही है, तो इसका फैलाव कितना बड़ा है? आप इनकी ज्योग्राफिकल रेंज पूछ रहे हैं? हाँ, क्या ये बस मसूरी की एक दो पहाड़ियों पर उगते हैं या इनका भौगोलिक दायरा ज्यादा बड़ा है? इनका ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट बहुत ही विशाल है। सिर्फ इंडियन हिमालयाज में ही देखें तो ओक की 35 यानी 35 अलग अलग स्पीशीज पाई जाती हैं। 35 स्पीशीज? ओह वाह! और इनका एल्टीट्यूड रेंज देखिए, ये समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई से लेकर करीब 3000 मीटर तक उगती हैं। फिर 800 मीटर से 3000 मीटर, ये तो एक एक्सट्रीम वेरिएशन है। मतलब 800 मीटर पर तो मौसम बिल्कुल अलग होगा, वहां गर्मी और ह्यूमिडिटी होती है, और 3000 मीटर पर तो कड़ाके की ठंड और बर्फ होती है। एक ही तरह का पेड़ दोनों जगह कैसे? इसी एक्सट्रीम वेरिएशन के लिए ही तो वो 35 स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं ना। हर स्पीशीज ने अपने आप को एक स्पेसिफिक ऑल्टीट्यूडनल बेल्ट और एक माइक्रोक्लाइमेट के हिसाब से इवॉल्व किया है। अच्छा, तो अलग अलग ऊंचाई के लिए अलग अलग ओक। बिल्कुल। और उत्तराखंड में इनके स्थानीय नाम इन ऑल्टीट्यूडनल जोन्स को बहुत अच्छी तरह मैप करते हैं, जैसे बंज, मोलू, खारसू, रियांज और फालियात। ये नाम सुनने में ऐसे लगते हैं जैसे किसी एक ही परिवार के सदस्यों के नामों, बंज, मोरू, खारसू। और सच बताऊं तो ये एक परिवार की तरह ही फंक्शन करते हैं। जैसे बंज आमतौर पर लोअर एल्टीट्यूड्स पर होता है, फिर जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं बंज की जगह मोरू ले लेता है। और उसके ऊपर? और जब आप सच में फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड जोन्स में पहुंचते हैं तो वहां खरसू मिलता है। ये जैसे एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर रहे हों कि देखो इस ऊंचाई के बाद इस पहाड़ को बांध कर रखने का काम मेरा है। ये लॉजिक बहुत स्ट्रांग लगता है कि नेचर ने हर ऊंचाई के लिए एक डिफेंडर बना रखा है।
पर यहाँ ना मुझे एक सीरियस डाउट आ रहा है। हाँ बताइए, क्या डाउट है? अगर इनकी 35 स्पीसीज हैं और ये 800 से 3000 मीटर तक पूरे हिमालय में इतने अच्छे से फैले हुए हैं, तो फिर कोर्ट को इंटरवीन क्यों करना पड़ा? ये तो काफी रेजिलिएंट और वाइड स्प्रेड लग रहे हैं। क्या ये वाकई किसी खतरे में है आज की डेट में? देखिए, इन पर जो खतरा मंडरा रहा है ना, वो बहुत बड़ा और एकदम इमीडिएट है। दिसंबर 2025 की एक महत्वपूर्ण स्टडी आई थी जो इस स्थिति को क्वांटिफाई करती है, और उस स्टडी के फिगर्स सच में डराने वाले हैं। ऐसा क्या बताया गया उस स्टडी में? उसमें सामने आया कि हिमालयन फॉरेस्ट्स हर साल 0.36 स्क्वायर किलोमीटर्स की दर से खत्म हो रहे हैं। 0.36 स्क्वायर किलोमीटर्स। देखिए, अगर कोई आम इंसान ये आंकड़ा सुनेगा तो शायद सोचेगा कि हिमालयस तो हजारों किलोमीटर्स में फैले हैं, उसके आगे सिर्फ 0.36 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया हर साल कम होना कोई मैसिव कैटास्ट्रोफी नहीं लगता। बाहर से देखने पर वैसा ही लगता है। खतरा इस आंकड़े की एब्सोल्यूट साइज में उतना नहीं है जितना इस लॉस के नेचर में है। स्टडी क्लियरली बताती है कि ये डिस्ट्रक्शन एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स यानी मनुष्यों के हस्तक्षेप की वजह से हो रहा है। इंसानों की वजह से? हाँ, और इसमें पहला सबसे बड़ा कारण है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। वही ह्यूमन ऑनस्लॉट, जैसे नई रोड्स बनाना, बड़े होटल्स खड़े करना, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। बिल्कुल, और इसको थोड़ा एक बायोलॉजिकल लेंस से देखिए। जंगल में अपना खुद का एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होता है। जैसे अगर कुछ नुकसान हो जाए तो जंगल खुद को ठीक कर लेता है। हाँ, अगर कोई बड़ा लैंडस्लाइड आता है और ओक का एक बड़ा हिस्सा गिर जाता है तो कुछ ही सालों में आसपास से बीज आते हैं, मिट्टी वहाँ मौजूद होती है और इकोसिस्टम अपनी रिकवरी शुरू कर देता है। धीरे धीरे नए पौधे आ जाते हैं। पर हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं होता। भाई तो, पर जब आप वहाँ बुलडोजर्स लाते हैं, ढलान को फ्लैट करते हैं और वहाँ कंक्रीट और सीमेंट डाल देते हैं, तो आपने उस मिट्टी को हमेशा के लिए सील कर दिया। अब वहां से रिकवरी का रास्ता परमानेंटली ब्लॉक हो गया। वहां बीज भी गिरेंगे तो क्या होगा? एग्जैक्टली, वो एरिया इकोसिस्टम के नक्शे से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कंक्रीट के ऊपर इकोसिस्टम बाउंस बैक नहीं कर सकता। ये तो एकदम डायरेक्ट तबाही हुई। लेकिन हमारे सोर्सेज एक दूसरे खतरे की बात भी करते हैं, जो किसी बुलडोजर या हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। वो बात करते हैं स्थानीय लोगों द्वारा ओवर एक्सट्रैक्शन की। हाँ, लॉपिंग के बारे में। सही। जैसे जानवरों के चारे के लिए, ईंधन की लकड़ी के लिए या ग्रेजिंग के लिए लगातार पेड़ों का दोहन करना। सोर्सेज में इसे लॉपिंग कहा गया है। पर मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि स्थानीय पहाड़ी समुदाय तो सदियों से इन जंगलों के साथ तालमेल बनाकर रह रहे हैं ना। उन्हें क्यों खतरा बताया जा रहा है? देखिए, पहले तालमेल जरूर था, पर अब आबादी का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लॉपिंग का मतलब होता है पेड़ की ब्रांचेस और पत्तियों को काटना। ठीक है। एक समय पर जब आबादी कम थी तो पेड़ को एक बार लॉप करने के बाद लंबा समय दिया जाता था रिकवर होने के लिए। पर अब डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि पेड़ों को लगातार बिना रोके काटा जा रहा है। उन्हें रिकवर होने का समय ही नहीं मिल पाता। ये तो एक क्रॉनिक स्ट्रेस की तरह हो गया। मतलब एक हेल्दी पेड़ को हर वक्त अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ नए पत्ते उगाने में लगानी पड़ती होगी, बजाय इसके कि वो अपनी जड़ें गहरी करे या एकॉन्स प्रोड्यूस करे। सही बात है। ये बिल्कुल डेथ बाय 1000 कट्स जैसा सिनेरियो है। ये किसी कंस्ट्रक्शन जैसा ड्रामेटिक नुकसान तो नहीं है कि एक रात में पेड़ गायब हो गए, पर लगातार होने वाली इस छोटी छोटी कटाई से पेड़ अंदर से कमजोर पड़ने लगते हैं। और इसका असर उस 5 स्टार होटल पर क्या पड़ता है? सबसे बड़ा असर कैनपी पर पड़ता है। कैनपी थिन होने लगती है, पतली होने लगती है। और जब ओक की कैनपी पतली होती है तो डायरेक्ट धूप उस डैम्प फॉरेस्ट फ्लोर पर पड़ने लगती है, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। ओह, वहां डायरेक्ट धूप पड़ती है तो मिट्टी सूख जाती होगी। बिल्कुल, वो मोटी लीफ लिटर की स्पंज सूखने लगती है। और जैसे ही ओक का इकोसिस्टम थोड़ा सा भी कमजोर पड़ता है, तब एक नया दुश्मन सीन में एंट्री मारता है। एक तरह का बायोलॉजिकल इन्वेजन शुरू हो जाता है। बायोलॉजिकल इन्वेजन? और सबसे अजीब बात यह है कि ये इन्वेडर कोई विदेशी कीड़ा या जानवर नहीं है, बल्कि एक दूसरा पेड़ ही है। सोर्सेज के अनुसार यहाँ चिर पाइन एक एलियन इन्वेजिव स्पीशीज की तरह आक्रमण कर रहा है। हाँ, चिर पाइन का आक्रमण इस इकोसिस्टम के लिए सबसे खतरनाक है। पर एक मिनट, यहाँ मुझे फिर एक डाउट है। चिर पाइन तो हिमालयस का ही नेटिव पेड़ है ना, फिर उसे एलियन इन्वेजिव क्यों कहा जा रहा है? विदेशी थोड़ी है वो। ये पॉइंट समझना बहुत महत्वपूर्ण है। चिर पाइन हिमालयस का नेटिव जरूर है, पर उसका नेचुरल हैबिटेट लोअर और ड्रायर एल्टीट्यूड्स पर है।
वो उन एलिवेशंस के लिए नेटिव नहीं है जहां मॉइस्चर लविंग ओक उगते हैं। अच्छा, तो उसकी जगह नीचे है? हाँ, लेकिन जब हम ओक फॉरेस्ट की कैनोपी को अपने क्रॉनिक स्ट्रेस से थिन कर देते हैं और वहां की मिट्टी सूख जाती है, तो हम दरअसल चिर पाइन के लिए एक आइडियल ड्राई एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं वहां ऊपर। ओह, तब उसको ऊपर आने का मौका मिल जाता है। एग्जैक्टली तब ये पाइन पेड़ अपनी नेचुरल बाउंड्री क्रॉस करके अपर जोन्स में यानी ओक के इलाकों में इन्वेड करना शुरू कर देता है। और मुझे लगता है कि ये पाइन ट्रीज उन लेयर्ड माइक्रो हैबिटेट्स या हमारे उस 5 स्टार होटल के कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा भी एडजस्ट नहीं करते होंगे। एडजस्ट करना तो छोड़िए, वो उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखिए, चिर पाइन की पत्तियां, जिन्हें हम पाइन नीडल्स कहते हैं, वो बहुत एसिडिक होती हैं और डिकम्पोज होने में सालों लगा देती हैं। वो जल्दी सड़ती नहीं है। नहीं, और जब ये नीडल्स फॉरेस्ट फ्लोर पर गिरती हैं तो वहां एक थिक, एकदम स्लिपरी मैट बन जाता है। उस एसिडिटी और उस फिजिकल मैट की वजह से मॉसेस, फर्न्स, ऑर्किड्स और मिट्टी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब के सब मर जाते हैं। बाप रे! नेटिव फ्लोरा पूरी तरह वाइप आउट हो जाता है। वो एक कॉम्प्लेक्स होटल एकदम बैरन मोनोकल्चर में बदल जाता है। तो हमने एक जायंट वाटर स्पंज को खो दिया और उसकी जगह एक बंजर जमीन आ गई। पर सोर्सेज बताते हैं कि इस पाइन नीडल लेयर की केमिस्ट्री में एक और बहुत बड़ा खतरा छुपा है। ये सिर्फ एसिडिक ही नहीं है, ये हाईली फ्लेमेबल है। आग पकड़ने में सबसे आगे। मतलब हमने एक गीले स्पंज को हटाकर वहां ड्राई माचिस की तीलियों का एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है। माचिस की तीलियों का पहाड़, ये बिल्कुल सही एनालॉजी है। चिर पाइन की लकड़ी और उसकी नीडल्स दोनों में रेजिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये रेजिन आग को रैपिडली स्प्रेड करने में मदद करता है। जैसे ही चिर पाइन ओक जोन्स में एस्टैब्लिश होता है, वहां फॉरेस्ट फायर्स की फ्रीक्वेंसी और उसकी इंटेंसिटी कई गुना बढ़ जाती है। पर एक बेसिक सवाल दिमाग में आता है, ओक की लकड़ी तो हार्डवुड होती है, इसे बहुत मजबूत माना जाता है, तो क्या एक बड़ा मैच्योर ओक ट्री एक नॉर्मल फॉरेस्ट फायर को सर्वाइव नहीं कर सकता? मैच्योर ओक बिल्कुल सर्वाइव कर सकते हैं, अगर आग लो इंटेंसिटी की हो। पर यहाँ केस अलग है। जब आग उन रेजिन रिच पाइन नीडल्स और पाइन कोन्स के जरिए फैलती है, तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। आग बहुत तेज होती है। तो वो ओक को जला देती है? ये तेज आग ओक पेड़ों को पूरी तरह राख तो शायद नहीं करती, पर उसकी बार्क और जो लोअर स्टेम होता है, उसको बुरी तरह स्कॉच कर देती है, झुलसा देती है। उनका जो आर्मर है, उनकी बाहरी ढाल, वो बुरी तरह क्रैक हो जाती है। और नेचर में जैसे ही किसी चीज का आर्मर ब्रेक होता है, तो हम जानते हैं कि असली अटैक वहीं से शुरू होता है। एकदम सही। जैसे ही बार्क डैमेज होती है, फंगल पैथोजेंस, बैक्टीरिया और वुड बोरिंग इंसेक्ट्स को पेड़ के अंदर घुसने का एक क्लियर रास्ता मिल जाता है। वहां से बीमारी अंदर चली जाती है। हाँ, वो अनफायर स्कार्स के जरिए अंदर घुसते हैं और उस मजबूत ओक को अंदर से रॉट करना, अंदर से खोखला करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे पेड़ भीतर से हॉलो होने लगता है और उसकी जड़ों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और आखिर में वो पेड़ किस तरह गिरता है? एक छोटी सी तेज हवा चलती होगी या थोड़ी ज्यादा बारिश होती होगी और वो उस खोखले पेड़ को रूट से उखाड़ देती होगी। वही होता है। ये तो एक पूरी चेन रिएक्शन है, जिसे सुनकर वाकई डर लगता है। अगर ध्यान दे तो इंसान के क्रॉनिक स्ट्रेस यानी लॉपिंग की वजह से ओक कमजोर हुआ। उस कमजोरी की वजह से लोअर एल्टीट्यूड का पाइन वहां इन्वेड कर गया। फिर उस पाइन ने अपने रेजिन से वहां तेज आग लगाई। उस आग ने ओक की बार्क को झुलसा दिया और उसका डिफेंस तोड़ दिया। और उन क्रैक्स के जरिए पैथोजेंस अंदर गए और उस पेड़ को अंदर से खोखला कर दिया। पाइन, आग और बीमारी का ये कंबाइंड अटैक आखिरकार उस पूरे परिवार को खत्म कर देता है। इस चेन रिएक्शन को हम इकोलॉजी में एक टिपिंग पॉइंट कहते हैं। टिपिंग पॉइंट मतलब जब एक सिस्टम उस बाउंड्री को क्रॉस कर लेता है जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वहां से वापसी नहीं होती। नहीं, एक बार ओक का इकोसिस्टम इस पाइन फायर पैथोजन साइकिल में फंस जाता है तो उसे नेचुरल तरीके से वापस रिकवर नहीं किया जा सकता। वो एक हरा भरा वाटर रिटेनिंग ओक फॉरेस्ट से हमेशा के लिए एक सूखे फायर प्रोन पाइन फॉरेस्ट में बदल कर रह जाता है। आज की चर्चा ने सच में बिल्कुल एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया है। अब हाई कोर्ट का वो फैसला एकदम साफ समझ में आता है। इस पेड़ की कटने का मतलब सिर्फ एक ग्रीन कवर का कम होना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम दरअसल अपने नेचुरल वाटर टावर्स को तोड़ रहे हैं। हम उस 5 स्टार होटल को हटा रहे हैं जो हजारों प्रजातियों का इकलौता घर है। और सबसे डरावनी बात,
हम एक फायर रिटार्डेंट स्पंज को निकालकर एक हाईली फ्लेमेबल टिंडर बॉक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। सही कहा आपने। और देखिए, इस बदलाव का असर सिर्फ उन पहाड़ियों तक सीमित नहीं रहने वाला है। ये माउंटेन स्प्रिंग्स, जिसे ये ओक फॉरेस्ट दिन रात बिना रुके रिचार्ज कर रहे हैं, वो सिर्फ उस जंगल के जानवरों के काम नहीं आते हैं। सही बात है, वो पानी तो नीचे ही आता है। पहाड़ों के नीचे बसने वाले हजारों गांव, वहां की एग्रीकल्चर और आम लोगों का पीने का पानी, ये सब कुछ उन्हीं इनविजिबल वाटर टावर्स पर निर्भर करता है। अगर ओक गायब होते हैं तो वो झरने पूरी तरह हमेशा के लिए सूख जाएंगे। इसका इम्पैक्ट बहुत मैसिव होगा। हमारी आखिरी सदियों की ह्यूमन सिविलाइजेशन तो इस बात पर ही टिकी है कि पहाड़ हमें इसी तरह पानी देते रहेंगे। इस गहरे विश्लेषण को रैप अप करते हुए एक ऐसा सवाल दिमाग में आता है जिसे हम किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते। हमने अभी डिटेल में समझा कि पहाड़ों के ऊपर इन बांझ और खरसू पेड़ों का सर्वाइवल कैसे नीचे के वाटर सिस्टम्स को जिंदा रखता है। हाँ। अब बस 1 मिनट के लिए सोचिए, जब वो टिपिंग पॉइंट आखिरकार क्रॉस हो जाएगा और इस अदृश्य होटल की आखिरी ओक को एक पाइन ट्री रिप्लेस कर देगा, जब ऊपर पहाड़ों की मिट्टी पानी रोकने की अपनी सारी क्षमता पूरी तरह खो देगी, तो उन ढलानों के ठीक नीचे बसी हुई मैसिव ह्यूमन सिटीज और उन बड़ी बड़ी वैलीज का आखिर क्या होगा? जब उन झरनों से पानी आना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, तो इस इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन की आखिरी और सबसे भयानक कीमत आखिर हम में से कौन चुकाएगा? ये सोचने वाली बात है।